हेलो दोस्तों। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया रेहान को किसी के गले लगे देख लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है मानो पिछला जन्म उसके आंखों के सामने फिर से रिपीट हो रहा है। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, इसलिए वह आगे बिना कुछ देखे वहां से निकल जाती है। अब आगे किया की नजर जब रेहान पर पड़ती है तो वह उसे किसी के गले लगे देखकर उसका दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दिल पर बार बार खंजर से वार कर रहा था। किया अब एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत ही वहां से निकल कर चली जाती है। लेकिन अगर वह कुछ देर और वहां रुक गई होती तो शायद उसे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। जैसे ही वह वहां से जाती है तो इधर सीन देता है। वो लड़की काफी तेज झटके के साथ जाकर जमीन पर गिरती है। जी हाँ, ये लड़की ऐसे ही नहीं जमीन पर गिरी, इसे रेहान ने काफी तेज धक्का दिया था। उसे नहीं पता था कि अचानक से कौन आकर उसके गले लग गया। उसने तो उसे देखा भी नहीं था, वो तो अपना कॉल रिसीव कर रहा था। वह अभी फोन पर बातें ही कर रहा था और जैसे उसने फोन रखा और पीछे मुड़ा जाने ही वाला था कि तभी कोई अचानक से आकर उसके गले से लग जाता है। उसने उसे काफी ज्यादा जोर से हक किया था, जिस वजह से रेहान उसका चेहरा नहीं देख पाता है। लेकिन दूसरे ही पल रेहान गुस्से से उसे झटक देता है, तो वह सामने जब उसकी नजर जाती है तो देखता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि क्या रहा है। तो चलिए हम इस लड़की के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लड़की शिवाय के बुआ की बेटी है। ये बचपन से ही रेहान, शिवाय और मयंक के साथ एक ही स्कूल में पढ़ी है। इन लोगों ने कॉलेज भी साथ में ही किया है और यह रेहान को बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन रेहान इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये रेहान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये काफी बार रेहान को इस बारे में बता चुकी है, लेकिन रेहान उसे साफ साफ मना कर चुका है। इसके बावजूद ये रेहान के पीछे पड़ी है। जब किया रेहान के घर वालों से नहीं मिली थी, उससे पहले ही रेहान के घर वालों ने किया के साथ रेहान की शादी करने की सोची थी, क्योंकि कारियारा कभी अपनी डार्क साइड किसी को नहीं दिखाती थी। वो हमेशा सबके लिए इनोसेंट और भोली ही बनी रहती थी। इस वजह से किया को रेहान की मम्मी भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उन्होंने पहले सोचा था कि रेहान की शादी हम केरा के साथ करा देंगे, क्योंकि वह बचपन से ही उसके साथ पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से रेहान उसे अच्छे से समझता होगा। पर उन्हें नहीं पता था कि रेहान तो बचपन से ही अपनी बस एंजल से ही प्यार करता था। उसे हर कीमत पर बस उसकी एंजल चाहिए थी, जिसकी तलाश वह बहुत दिनों से कर रहा था। और अब अंत में जाकर उसकी तलाश खत्म हुई और उसकी एंजल मिल गई। लेकिन उसी के साथ पिया ने सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। सब उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे और रेहान की मम्मी का तो उसके साथ एक अलग ही रिश्ता था। इस वजह से रेहान की मम्मी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, जिस वजह से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि रेहान की जिंदगी में किया के आने के लिए। वहीं रेहान के दादा, जो लोगों को देखकर उन्हें अच्छे से पहचान जाते थे, वह क्या की चतुराई को अच्छे से पहचानते थे। उन्हें क्या की आंखों में लालच दिखाई देता था, उन्हें कारियारा की आंखों में चतुराई दिखाई देता था। का बस यही कारण था कि वह इस शादी के लिए राजी नहीं थे। नहीं तो कब का रेहान के मम्मी पापा तो रेहान की शादी भी उसके साथ तय कर चुके होते। वही प्यारा के घर वाले भी इनके अच्छे दोस्त थे। इस वजह से उन लोगों ने जब पूछा कि दादाजी ऐसे क्यों मना कर रहे हैं, तब दादाजी ने बहाना बना दिया था कि रेहान के लिए कारियारा काबिल नहीं है, उसे पहले काबिल बनना होगा और तब जाकर हम इस बारे में सोचेंगे। और रेहान भी कारियारा के लिए बहुत ज्यादा पागल थी। इसी वजह से वह हर तरीके से अपने आप को रेहान के काबिल बनाना चाहती थी।
जिस वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रॉड चली गई थी और अब जाकर वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अब्रॉड से लौटी थी। वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी कि वह अब रेहान को पूरी तरह से हासिल कर सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। जब वह वहां से लौटकर आई तो सीधे अपने घर गई थी। फिर वहां से वह रेहान के घर घूमने आई तो उसे पता चला कि रेहान तो घर में है ही नहीं। फिर वह उससे मिलने के लिए खुशी खुशी उसके ऑफिस गई, लेकिन रेहान वहां भी नहीं मिला। तब वह थक हार कर मयंक के पास फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वह कुछ काम से बाहर आए हुए हैं। वह काफी बार शिवाय से पूछती है कि वह लोग कहाँ हैं, लेकिन शिवाय बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था उसके साथ। उसे भी क्या कि आंखों में चापलूसी नजर आती थी। इस वजह से वह उसे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था। जब वह नहीं बताता तब मयंक से उसने पूछा कि वह लोग कहाँ पर रुके हुए हैं और कब तक में आएंगे। तो मयंक को भी नहीं पता था कि वह लोग कब आएंगे। तो वह कहता है कि हमें नहीं पता है, पर वह ये बता देता है कि वह लोग कहाँ पर रुके हुए थे। फिर क्या बिना देर किए वहां के लिए निकल जाती है और फिर वह उस वक्त यहाँ पहुंच चुकी थी जब रेहान किया को लेकर यहाँ आया था। वह देखती है कि कैसे रेहान किया के आगे पीछे घूम रहा है, कैसे रेहान ने किया के हाथों को पकड़ रखा है। रेहान की नजरें जब किया को देखती थी तो कितनी ज्यादा सॉफ्ट थी। वह उसकी प्यार भरी नजरों को देख सकती थी, वह सब समझ सकती थी। उसका दिल ये सब देखकर बार बार क्रोध से भरा जा रहा था। उसने कभी भी रेहान को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था जितना ज्यादा वह आज इस लड़की के साथ खुश था। वह देख सकती थी कि रेहान की आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा है और उसका इस तरह प्यार से उसका हाथ पकड़ना, हर बार उसके आगे पीछे घूमते रहना, उसे प्यार से ड्रिंक देना, किसी तरह की हरकतें, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह उसका रेहान है, जिसने कभी उसे अपने आप को छूने की भी इजाजत नहीं दी। अगर वह कभी भूलकर भी उसका हाथ पकड़ लेती तो वह अपना हाथ झटक देता था। वह सारे लोग एक साथ मिलकर अपनी टिफिन शेयर करके खाते थे, पर कभी रेहान उसके साथ नहीं खाता था। और यहाँ इस लड़की के साथ वह कितना ज्यादा जेंटल बना हुआ है, उसको तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वह उन सब से मिलती है। इस वक्त वह रेहान से नहीं मिली थी, लेकिन ओम शिवाय और मयंक से मिल चुकी थी और बात ही बात में वह ओम से पूछती है कि वह लड़की कौन है। तो वह बताता है कि रेहान उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अभी ओम उसे आगे कुछ बताता कि वह मयंक की बहन है। इससे पहले ही ओम का फोन बज उठता है और वह अपना फोन लेकर दूसरी साइड चला जाता है। इसलिए कैरा नहीं जान पाती है कि वह मयंक की सिस्टर है। उसे तो बस इतना पता था कि रेहान उसे पसंद करता है। उसने ओम की और कोई बात नहीं सुनी। उसके कानों में बस यही आवाज बार बार गूंज रही थी कि रेहान उस लड़की को पसंद करता है। इस वजह से उसका सारा शरीर गुस्से और क्रोध से कांप रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह किसी भी कीमत पर रेहान को नहीं छोड़ेगी और इस लड़की को उसकी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देगी। और तभी इत्तेफाक से रेहान उस साइड आ जाता है। उसने शुरू से ही रेहान को देखा था कि रेहान किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा है। वही जैसे ही रेहान उस साइड आता है तो वह रेहान को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर किया पर पड़ती है। वह देखती है कि वह लड़की इसी साइड आ रही है और वह जैसे ही रेहान के तरफ उसकी नजर जाती है तो तुरंत क्या जाकर रेहान के गले से लग जाती है, जिससे किया को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो दोस्तों अब आप लोगों को तो पता है इसके आगे क्या हुआ, तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रेहान जैसे ही दूसरी साइड पलटता है तो अचानक उसे हल्की सी किया की झलक दिखाई देती है। इससे पहले वह ठीक से देखता है कि क्यारा उसके गले आकर लग जाती है, जिस वजह से रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
और उसकी नजरें उस लड़की पर चली जाती है, जिस वजह से वह ठीक से नहीं देख पाता कि जिसे उसने अभी कुछ देर पहले देखा था वह क्या ही है। तभी वह उस लड़की को डांटता हुआ बोलता है कि यह तुम्हारी कैसी हरकत थी, तुम ये क्या कर रही थी और तुम कब आई? तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, वह मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर ना मुझे नहीं पता था तुम मेरे सरप्राइज देने पर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए खुद को नहीं रोक पाए और तुम्हारे गले लग गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं आता। ये कहते वक्त गुस्से से उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले देखा था वह कैसे किया के कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और कैसे किया को होल्ड किए हुए था, वही उसके छूने से जैसे वह कोई गंदगी हो। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे दूर झटक दिया। ये सब सोचते हुए गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसने कस के अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बनाए हुए रखी थी, जिस वजह से रेहान को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वैसे भी वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह उसे बोलता है, ठीक है, आ गई हो तो जाओ एंजॉय करो, लेकिन मेरे पास भूलकर भी मत आना, मैंने तुम्हें बार बार मना किया है। उसे डर था कि कहीं किया उसे देख ली इस तरह से तो वह उसे गलत समझेगी, कि वह किसी भी कीमत पर किया को खोना नहीं चाहता था। कितनी मिन्नतों के बाद और कितने मुश्किलों के बाद उसे उसकी एंजल हासिल हुई थी, और आज किसी की वजह से वह ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता था जिससे उसकी एंजल उससे दूर हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था, उसका जो डर था वह सच हो चुका था। वही किया वहां से निकलकर पार्टी हॉल में आ जाती है। उसे इस समय इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था कि उसे कुछ होश नहीं रहता। वह तुरंत ही बार काउंटर के पास जाकर ड्रिंक उठाती है और एक ही सांस में पीना शुरू कर देती है। इस वक्त उसका दिल जोरों से दर्द कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को कसकर पकड़कर निचोड़ रहा हो। ये कैसी फीलिंग थी उसे भी नहीं समझ में आ रही थी, पर जो भी था बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। बार बार उसका अतीत उसके आंखों के सामने घूम रहा था। वह दर्द और तकलीफ की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब तक में उसे ढूंढते हुए रेहान भी वहां आ जाता है। रेहान ने किया को प्रपोज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बना रखा था। उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त किया की पीठ उसके ओर थी, जिस वजह से रेहान किया का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह तुरंत ही स्टेज पर जाता है और उसके हाथों में एक गिटार थी। फिर अचानक ही चारों तरफ शांति छा जाती है, क्योंकि अब तक सबकी नजरें रेहान पर पड़ चुकी थी। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसके ही स्टाफ के लोग थे, जिस वजह से इतना ज्यादा शोरगुल भी नहीं था। फिर तभी रेहान की उंगलियां गिटार पर थिरकना शुरू करती हैं। बहुत ही प्यारा सा धुन निकलता है, जिसे सुनते ही किया अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखती है तो वह देखती है रेहान अपनी होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए उसी की ओर देख रहा था और वह गिटार को बजा रहा था। उससे निकलती धुन सबके दिलों को राहत पहुंचा रही थी। बस एक किया ही थी जिसके दिल में इस समय उस धुन को सुनकर दर्द उठ रहा था। तभी रेहान एक प्यारा सा गाना शुरू करता है। जब से तुझे देखा है किया, दिल मेरा बस तेरा हुआ, तेरी मुस्कान जैसे सवेरा, तेरे बिना सब कुछ अधूरा हुआ, तेरी हर बात में जादू है, तेरे हर लम्हे में सुकून, मैंने खुदा से मांगा था जो, वो दुआ है तो मेरा जुनून। इस वक्त रेहान अपनी आंखों को बंद किए हुए किया को फील कर रहा था और गाने को गा रहा था। बस तू ही है, बस तू ही है, जो दिल की धड़कन में बसा, मैं कुछ नहीं तेरे बिना, अब ये दुनिया लगे अधूरी जरा, तेरे नाम से शुरू हो दिन मेरा, तेरे ख्याल पे खत्म हर शाम,
अगर तेरा साथ मिल जाए किया तो पूरी हो जाए मेरी दास्तान। जितना प्यार इस वक्त रेहान की आंखों में झलक रहा था उससे कहीं ज्यादा किया के लिए उसके दिल में था। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना दुनिया की कोई शान, बस तेरे हाथों की गर्मी में छुप जाए मेरा अरमान। बस तू ही है, बस तू ही है जो दिल की धड़कन में बसा। अब तू हाँ कर दे जरा कि मेरी दुनिया हो जाए तेरा पता। बस तू ही है, बस तू ही है जो दिल की धड़कन में बसा। फिर थोड़ी देर में ये गाना खत्म हो जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, उसने सोचा था कि आंखें खोलते सबसे पहले किया उसे दिखेगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह आंखें खोलता है तो उसके सामने किया नहीं थी। तो आपको क्या लगता है किया कहाँ चली गई होगी? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 322। अब आगे। जैसे ही रेहान अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने किया नहीं थी। वह जल्दी जल्दी अपनी नजरों को घुमाकर अब हाल के चारों ओर देखना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसे किया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक ही उसका दिल बेचैन हो उठता है। बहुत देर से उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसे वह अपना वहम समझकर इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब जब किया उसकी आंखों से नहीं दिखती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे अच्छे से पता था कि किया कोई आम लड़की नहीं है जिसे आसानी से कोई भी स्ट्रक कर सके, लेकिन फिर भी वह अभी तो यही थी। अब कहाँ चली गई? वह तुरंत ही गिटार को फेंकता है और स्टेज से नीचे आकर चारों ओर देखने लगता है। उसे इस तरह घबराया और परेशान देखकर ओम शिवाय और मयंक भी उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वह बोलता है कि किया कहाँ गई? एंजल मुझे दिख नहीं रही है। वह कहाँ गई? अभी तो यही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा घबराई हुई महसूस हो रही थी। तो मयंक आराम से बोलता है, हाँ एंजल ने मुझे मैसेज किया था कि उसे कुछ काम है। तभी रेहान कहता है कि दिखाओ कहाँ मैसेज किया है। तो मयंक अपना फोन उसके आगे कर देता है जिसमें लिखा था, भाई मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। जैसे ही रेहान ये देखता है तो उसके दिल में बहुत तेज दर्द उठता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में किया अचानक से ऐसे कैसे चली गई। अभी तक तो उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ किया के साथ तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसे पता है कि किया यहाँ से जा चुकी है तो उसका दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। उसने आज कितना अच्छा प्लान बनाया था, उसने कितनी सारा तैयारी किया हुआ था। वह आज किया को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? आखिर में किया यहाँ से क्यों चली गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत ही वहां से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वह रूम में आता है तो देखता है कि वहां किया का कोई सामान नहीं था। वैसे भी किया ने ज्यादा कुछ सामान नहीं लाया था, लेकिन उसके साथ उसका एक छोटा बॉक्स था जिसमें उसके गैजेट रखे हुए थे जिसे वह हमेशा किसी मिशन पर जाते वक्त अपने साथ रखती थी। जब रेहान की नजर उस पर पड़ती है तो वह जगह बिल्कुल खाली थी जहां उसने उसे रखा था, तो वह समझ जाता है कि किया यहाँ से जा चुकी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से क्यों गई। आखिर में ऐसा क्या हुआ और जाते वक्त क्या उसे एक बार उससे बात नहीं करनी चाहती थी। इस वक्त रेहान को गुस्सा भी आ रहा था, पर वहीं उसका पता नहीं क्यों बहुत जोर से घबरा रहा था। उसे गुस्सा इस बात से आ रहा था कि क्या उसे एक बार जाते वक्त उसे बताना नहीं चाहिए था। अगर इतना ज्यादा अर्जेंट था तो एक बार बता तो सकती थी। लेकिन तभी दूसरी बार उसने सोचा कि शायद वह गाना गा रहा था। वह स्टेज पर था, वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही होगी, इसलिए वह मयंक को बताकर चली गई। लेकिन फिर भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। वह अब कोई देर नहीं करना चाहता था। वह तुरंत ही अपना फोन निकालकर पिया को फोन करता है, लेकिन ये क्या, उसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है?
क्या किया ने फोन चार्ज नहीं किया था? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, किया ने तो अपना फोन चार्ज किया है, लेकिन फिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? ऐसी क्या बात है? अब रेहान वहां एक पल भी और नहीं रुक सकता था। वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है और सबको भी अपने अपने काम पर वापस जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही ओम शिवाय और मयंक को पता चलता है कि वह लोग जा रहे हैं तो वह भी जल्दी से जाने की पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं, इससे पहले कि वह बाहर अपनी गाड़ी के पास आते और वह लोग रेहान के साथ जा पाते। लेकिन उन्हें पता चलता है कि रेहान तो पहले ही निकल चुका है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जो किया और रेहान दोनों ही ऐसे अचानक से चले गए। क्या कुछ अजीब हुआ है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है? लेकिन अब वह क्या करें, उन्हें तो खुद नहीं पता है। इसलिए अब वह लोग भी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वहां ठहरे सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल गए थे। अपने दोस्तों के साथ नहीं गई थी। उसने अपने दोस्तों को फोन करके बता दिया था कि वह जा रही है, वह लोग भी निकल जाए। इस वजह से रूहानी, आयुष, न्या, ईशा ये सब भी अब तुरंत ही वहां से निकल गई थी, क्योंकि अब वहां इन्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद रेहान अपने ऑफिस पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हुआ। वह अपने ऑफिस में आता है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से होकर सीधा अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठकर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा फील हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही आंखें बंद किए रहने के बाद फिर वह अचानक से उठता है और अपना फोन निकालकर फिर से वह पिया को फोन करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे उसका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन अब काफी देर हो चुका है। वह इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता था। उसने तुरंत ही रूहानी के पास कॉल किया। कुछ रिंग में दूसरी तरफ से फोन रिसीव किया गया। तभी उस साइड से रूहानी की आवाज आती है, हेलो, हाँ क्या बात है? तो रेहान बोलता है कि एंजल कहाँ है? तो रूहानी बोलती है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग भी अभी अभी होटल से यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक हमने उसे नहीं देखा है। शायद वह विला में नहीं है, क्योंकि हम सब इस वक्त विला में ही आए हुए हैं। लगता है वह अपने घर चली गई है। तो रेहान बोलता है, ठीक है, अगर वह आती है तो तुरंत मुझे फोन करना। तो रूहानी बोलती है कि ठीक है, जैसे ही वह आएंगी तो हम आपको बता देंगे। इतना बोलकर रेहान और रूहानी फोन कट कर देते हैं। उधर दूसरी ओर किया का दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अब वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसका तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह कैसे ऐसी गलती कर सकती है। वह इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बार भी रेहान को दोष नहीं देती है। वह बार बार खुद को ही कोसे जा रही थी कि उसके साथ एक बार ऐसा सब कुछ हो चुका है, और भगवान की कृपा थी जो उसे दूसरा जन्म मिला, और उसे कितनी बड़ी बेवकूफ है जो उसने दूसरे जन्म में भी वही गलती करने की कोशिश की। शायद उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये सोचकर वह बार बार खुद को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले जन्म में उसके साथ जो कुछ हुआ था वह इस जन्म में उसे नहीं दोहरा सकती थी। उसने अब अपना मन बना लिया था कि वह सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि उसे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वह अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए यहाँ आई थी। सजा तो नहीं दे पाए, लेकिन खुद के लिए उसने सजा जरूर ले लिया है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वह ऊपर आसमान की ओर एकटक देखने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद उसके मुंह से आवाज निकलती है, थैंक यू भगवान, थैंक यू।
आपने वक्त रहते मुझे सतर्क कर दिया, वरना मैं फिर से उसी दलदल में फंस जाती और फिर से मुझसे एक बार वही गलती होती जो मैंने पिछले जन्म में किया था। लेकिन अब मैं कभी किसी के लिए नहीं रोऊंगी। इतना कहकर वह बहुत ही बेरहमी के साथ अपनी आंखों के आंसू को अपनी उंगलियों से साफ कर देती है और कहती है कि जिस तरह मैं पत्थर दिल माफिया क्वीन थी, अब मेरी आगे की जिंदगी भी उसी तरह गुजरेगी। मैं अब कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती हूँ। मैं एक माफिया क्वीन हूँ। कैसे मैं भूल गई और मैंने कैसे किसी को अपने दिल में जगह दी। अब जो गलती मैंने कर दी है, अब मैं उसे दोबारा नहीं करने वाली हूँ। यही सोचते हुए वह वहां से अपने विला के लिए निकल जाती है। इस समय वह अपनी गाड़ी को एक ऊंची पहाड़ी पर लाकर खड़ी की हुई थी। उसे सुकून चाहिए था, पर उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। एक एक पल उसके लिए यहाँ भारी हो रहा था, जिस वजह से अब वह यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी। कुछ ही देर पहले उसके पास उसकी सेक्रेटरी बेला का फोन आया था। तो उसने उसे बताया था कि इस महीने वह उसका बनाया हुआ सॉन्ग रिलीज करने वाली है। तो क्या वह यहाँ आना पसंद करेगी? तो किया ने उसे हाँ बोल दिया था। उसने सोच लिया था कि आगे उसे अब क्या करना है। वैसे भी अब उसे यहाँ कुछ दिन किसी का भी सामना नहीं करना था। अब वह अपने लिए कुछ वक्त के लिए रेस्ट चाहती थी। इसी वजह से उसने बेला को हाँ कह दिया था। किया अपने घर पहुंचती है। वह अपने मॉम डैड से मिलती है और अपने मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन बहुत ही सीक्रेट तरीके से, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वहीं उसकी माँ घबराते हुए बोलती है कि बच्चा क्या हुआ, क्या कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है? तो किया उन्हें मुस्कुराते हुए देखती है और बोलती है नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय राजश्री जी को डर लग रहा था कि कहीं किया किसी खतरे में तो नहीं जा रही। उन्हें अच्छे से पता था उनकी बेटी का काम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वह उसे घबराते हुए बोलती हैं, बच्चा देखो, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई परेशानी है, तुम मुझे बताओ। तो किया मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, जिस वजह से मैं कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करना चाहती हूँ और मैं वहां जाना चाहती हूँ जहां मुझे अच्छा लगता है। मेरी एक और दुनिया है जहां मुझे शांति और सुकून मिलती है। इस वक्त मैं वहां जा रही हूँ, इसलिए आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी और आप इसी तरह से टेंशन लेने लगेंगी। इसलिए मैं आपको बताकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। इसकी माँ को समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि अगर वह ऐसा बोल रही है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि उसकी बेटी यूं ही तो हवा में बातें नहीं करती है। तो वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बच्चा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी तरह से परेशानी में रहो। तो किया मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं किया के पापा भी आ जाते हैं तो किया उनसे भी यही सारी बातें बोलती है। वहीं उनके पापा को पता था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो किया उनसे नहीं शेयर करना चाहती है, लेकिन अगर वह अपने लिए टाइम मांग रही है तो यह अच्छी बात है। वैसे भी उसकी लाइफ है जो हमेशा से परेशानियों से ही भरी रहती है। अब उसे भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए और अगर वह अपने लिए टाइम मांग रही है तो यह उनके लिए अच्छी बात थी।
वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बच्चा, अच्छी बात है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम आराम से जा सकती हो और तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर, सब कुछ देख लेंगे। तुम बस आराम से जाओ और कुछ टाइम अपने लिए निकालो। जिंदगी को एंजॉय करो। नहीं, उन दोनों की बातों को सुनकर किया के होठों में हल्की सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए थी। किया के मम्मी पापा आखिर में वह अपनी बच्ची की इस मुस्कुराहट को कैसे नहीं पहचानेंगे। वह जान रहे थे कि यह मुस्कुरा तो रही है लेकिन जरूर कोई बात है। वह देख सकते थे कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई तकलीफ छुपी हुई है। वह खुलकर नहीं मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर भी वह उससे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह शांत ही थे। उन्होंने सोच लिया था कि वह इस बारे में जरूर पता लगाएंगे, और अगर उसके बच्चे की प्रॉब्लम का कोई भी कारण होगा तो वह उसे जड़ से ही मिटा देंगे। वह बिल्कुल भी अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। उन्हें पता था उनकी बेटी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है। जिया वहां से अब तुरंत ही निकल जाती है। तो दोस्तों, वहीं अपने ऑफिस में रेहान इस समय बहुत ही ज्यादा बेचैन और परेशान था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उससे कुछ दूर होने वाला है। उसका कोई कीमती खजाना है जो उसका खोने वाला है। पता नहीं क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने बस किया का चेहरा ही घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे क्या हो रहा है। वह काफी बार किया का फोन ट्राई कर चुका था, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ ही बता रहा था। वहीं वह अब फिर से रूहानी के पास फोन करता है और रूहानी से पूछता है कि किया का कोई मैसेज आया या किया के बारे में कुछ पता है। तो रूहानी बताती है, नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता है। किया ने अभी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। रूहानी को भी महसूस हो गया था कि जरूर कोई बात है, वरना रेहान इस तरह से परेशान नहीं होता और ना ही वह बार बार किया के बारे में जानना चाहता। वही रूहानी ने भी किया के बार कई बार फोन कर लिया था, लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे अच्छे से पता था, जब किया को किसी से बात नहीं करना होता था तो वह अपना फोन बंद कर लेती थी, लेकिन उसके पास एक दूसरा फोन भी था जिसके बारे में बस उसके दोस्तों को ही पता था। किया उसे भी नहीं रिसीव कर रही थी और ना ही कोई पलटकर जवाब दे रही थी, इसलिए रूहानी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वह बार बार उसे मैसेज कर रही थी कि तुम ठीक हो, कहाँ हो तुम इस वक्त, प्लीज तुम कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। तो दोस्तों, क्या रूहानी को भी किया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? क्या किया रूहानी से भी खुद को छिपा कर रखेगी? चलिए जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 323। अब आगे। रूहानी इस तरह किया के गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान थी। वह बार बार उसे फोन और मैसेज कर रही थी। काफी देर के बाद उसके पास रिप्लाई आता है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में तुम लोग किसी को नहीं बताना, ये बहुत सीक्रेट है। रूहानी तुरंत समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है, वरना किया इस तरह से अचानक नहीं जाती और सीक्रेट है, इसका मतलब जरूर कुछ इम्पोर्टेंट है। और अगर किया ने उसे मना किया है कि वह किसी को ना बताए तो वह अब किसी को नहीं बता सकती थी। वहीं अब तक ये बात सब जगह फैल चुकी थी। ये बात मयंक, अमन और विवान को भी पता चलती है, क्योंकि अब तक में रेहान ने उन लोगों के पास भी कॉल करके पूछ लिया था। वहीं अमन और विवान को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी सिस्टर घर भी आई हुई है और आकर जा भी चुकी है। इस वजह से वह लोग बोलते हैं कि नहीं, उनसे किया की मुलाकात नहीं हुई और ना ही किसी तरह की बात हुई है।
वहीं रेहान अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस वक्त वह इतना भयानक लग रहा था कि कोई उसे देख ले तो फिर दोबारा उसको देखने की हिम्मत कभी ना हो। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके हाथों की नस तनी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में कैसे वह उसे बिना बताए जा सकती है? क्या वह उससे प्यार नहीं करती? लेकिन उसने तो कहा था कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर यह कैसा प्यार है जो बिना बताए ही उसे चली गई और कहाँ गई इस बारे में भी नहीं कुछ खबर है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसने मुट्ठियां भींची हुई थी। वह इस वक्त अपने कमरे के सारे सामान को तोड़फोड़ रहा था। वह अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसके हाथ जो भी लगता वह उसे उठाकर जमीन पर पटक देता, जिस वजह से उसका कमरा पूरी तरह से युद्ध का मैदान दिख रहा था। तभी अचानक मयंक और ओम वहां आते हैं और जैसे ही वह दरवाजा खोलते हैं तो सामने का सीन देखकर उनके तो होश ही उड़ जाता है। वह तुरंत ही कमरे के अंदर घबराते हुए आते हैं और रेहान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? और क्यों इस तरह से तबाही मचाए हुए हो? तो उसकी बातों को सुनकर रेहान उसकी ओर घूर कर देखता है। वहीं उसकी इस तरह से खूनी आंखों को देखकर मैं मयंक और ओम की तो सांसें ही अटक जाती है। इस समय रेहान बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी। गुस्से से उसका जबड़ा कसा हुआ था। उसने अपने बालों को भी खींच रखा था, इसलिए उसके बाल भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे रेहान कोई युद्ध लड़कर वापस आया हुआ हो। समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। मयंक और ओम तो अपनी आंखें फाड़े बस रेहान को ही देख रहे थे। उनकी तो आगे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या बोले। कहीं उनके कुछ बोलने से वह गुस्सा हो गया और उसका सारा गुस्सा उन पर उतरा तो वह क्या करेंगे? वह अपनी जान कैसे बचाएंगे इस डेविल से? इस वक्त तो उनके मन में बस यही ख्याल आ रहा था। वहीं रेहान गुस्से से उनके पास आता है और वह मयंक काला पकड़कर बोलता है कि तुम मुझसे सच बताओ कि जाते वक्त एंजल ने तुमसे क्या बोला था? क्या एंजल गुस्से में थी? तुमने उसे ठीक से देखा था? वहीं मयंक को तो कुछ समझ नहीं आता। रेहान ने इस वक्त उसका काला पकड़कर इतना जोर से उठाया हुआ था कि लगभग उसका पैर तो जमीन से ऊपर ही उठ गया था। वहीं उसका इतना ज्यादा गुस्सा देखकर मयंक को अब अपने शरीर के अंदर कपकपी महसूस हो रही थी। वह हकलाते हुए बोलता है, रेहान रिलैक्स हो जाओ प्लीज, शांत हो, मैं कुछ बताता हूँ मैं, मुझे सोचने तो दो। इतना बोलकर वह उसके हाथों को अपने काला से छुड़ाने लगता है। वहीं रेहान उसके काला को छोड़ता है तब जाकर मयंक की सांस में सांस वापस आती है और वह बोलता है कि हाँ, जब वह जा रही थी उस वक्त उसकी आंखें लाल थी और वह कुछ उदास भी लग रही थी। पता नहीं क्यों वह बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई बात है? तो उसने मुझे बस इतना ही बोला कि कुछ नहीं, सब ठीक है, बस मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना बोलकर वह वहां से चली गई और फिर बाद में मैं उसके पीछे भी गया, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वह वहां से जा चुकी थी। मैं भागते हुए पार्किंग में भी पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वह इतनी जल्दी में थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बार बार उसे फोन करने लगा, तब उसने मुझे बस वही मैसेज भेजा था जिसे मैंने तुम्हें दिखाया था। वही मयंक की बातों को सुनकर रेहान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। वह इतने गुस्से में क्यों थी? उसकी आंखें लाल क्यों थी? वह अजीब सा क्यों बिहेव कर रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
क्या उसके साथ कुछ हुआ या उसे कहीं कोई कुछ ऐसी खबर तो नहीं मिली जिसे सुनकर वह गुस्से में आ गई थी। लेकिन क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना सर पकड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वह क्या करें, वह कैसे करें, उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही ओम उसकी सारी हरकत को देख रहा था। तभी अचानक से ओम बोलता है कि कहीं किया के साथ कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा जो हमें ना पता हो। उसकी बातों को सुनकर रेहान, जो अब तक अपनी आंखें बंद करे अपना सर अपनी कुर्सी पर टिकाए लेटा हुआ था, वह तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब हो? तो वह बताता है कि जब तुम फोन रिसीव करने गए थे तभी मैंने थोड़ी देर बाद देखा था कि किया भी उसी डायरेक्शन में गई थी, शायद उसका भी फोन आया था। ये सुनते ही रेहान का दिमाग तो घूम जाता है। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह तुरंत ही उस पल को याद करता है जब वह थोड़ा सा मुड़ा था तो अचानक से उसने किया की झलक देखी थी। लेकिन तभी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है आगे का सीन याद करके, क्योंकि तभी क्यारा आकर उसके गले से लग गई थी। क्या किया ने ये सब देखा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। इस समय उसका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वह तुरंत ही किसी को फोन करता है और कुछ देर बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है और वह तुरंत ही उसे ओपन करके देखता है। तो यह वही सीन था। ये सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग था और इसमें उस वक्त का सीन था जब क्यारा रेहान के गले लगी हुई थी और किया अपनी भरी हुई आंखों से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर रेहान का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। उसे समझ आ चुका था कि किया का रिएक्शन ऐसा क्यों था। वह अपने दिल पर हाथ रख लेता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वह तुरंत ही अपनी जगह पर गिर जाता है। उसे इस तरह से गिरता हुआ देखकर और उसकी ऐसी हालत देखकर मयंक और ओम तेजी से उसकी ओर भागते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, रेहान। और वह तुरंत ही उसके पास पहुंचकर उसे उठाते हैं और सोफे पर ले जाकर लेटा देते हैं। इस वक्त रेहान की आंखों से आंसू बह रहा था। उन लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या देखा रेहान ने उस फोन में। फिर तभी मयंक और ओम उसका फोन उठाकर देखते हैं तो वह लोग भी यह सीन देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनके हाथों से फोन छूट जाता है। वही ओम और मयंक को समझ नहीं आता कि वह क्या कहें। लेकिन मयंक का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उस लड़की ने उससे यहाँ का एड्रेस किस वजह से पूछा था और उसने उसकी बहन की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। तब तक में वह लोग समझ चुके थे कि यह कार्यारा की एक चाल थी, क्योंकि उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कार्यारा ने किस तरह से किया को देखा और फिर उसके बाद वह जाकर सीधे रेहान के गले से लग गई, जिससे किया को गलतफहमी हो गई। लेकिन वह लोग किया की गलतफहमी कैसे दूर करें, उन्हें मिल ही नहीं रही है, ना ही किया का फोन कौन लग रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी रेहान की सांसें तेज तेज चलने लगती है। ऐसे लग रहा था मानो जैसे वह इसी वक्त अपनी सांसों को छोड़ने वाला है। ये देखकर मयंक और ओम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वह तुरंत ही रेहान के पास जाते हैं और उसे रिलैक्स करने लगते हैं। तभी ओम जल्दी से गिलास में पानी लाकर रेहान को पिलाता है और उसे समझाता है कि देखो, यह एक गलतफहमी है, हम उसे यह वीडियो दिखाएंगे तो वह सब कुछ समझ जाएगी। वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वह बिल्कुल भी तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करेगी, उसे बस एक गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी रेहान अपने भरे हुए गले से बोलता है कि वह कैसे गलतफहमी की शिकार हो गई। क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या वह मुझ पर विश्वास नहीं करती थी? वह ऐसे कैसे बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ मुझसे पूछे मुझे छोड़कर जा सकती है? मुझे पता है वह मुझे छोड़कर जा चुकी है।
अगर वह ना गई होती तो उसका फोन जरूर लगता, लेकिन उसका दिल देखो कैसे टुकड़ों में बटा हुआ है। मैंने उसे आज तक रोते नहीं देखा है, चाहे जितनी खराब सिचुएशन हो, पर मैंने उसे हमेशा कठोर ही देखा है। लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टुकड़ों में बट रहा है। और जब उसने उसे मेरे गले से लगा हुआ देखा होगा तो वह जरूर यह सोच बैठी होगी कि मैं उसे धोखा दे रहा था। शायद यही वजह है जो वह मुझे छोड़कर चली गई। इतना बोलकर वह शांत होता है, लेकिन उसके आंखों से आंसू झरझर कर बह रहे थे। यह आज पहली बार था जब किसी ने रेहान को इस तरह से रोते हुए देखा होगा। मयंक और ओम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। तभी वह उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि चलो हम घर चलते हैं। शायद किया घर गई होगी, क्योंकि जब वह विला में नहीं है तो वह शायद माँ के पास गई होगी, क्योंकि इस वक्त उसे किसी के सहारे की जरूरत होगी। तभी रेहान उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसे कभी किसी सहारे की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है वह अपने दुख और दर्द को अपने में ही समा लेती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह अपने घर गई होगी। लेकिन तब भी मयंक उसे जबरदस्ती बोलता है कि एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है। अगर इत्तेफाक से वह हमें मिल गई और अभी कहीं नहीं गई होगी तो ये हमारे लिए अच्छा चांस होगा। उसकी बातों को सुनकर रेहान को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वह लोग तुरंत ही वहां से उठकर मयंक के घर के लिए चल देते हैं। कुछ ही देर में वह लोग घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजश्री जी सुनती हैं कि रेहान और ओम आया हुआ है तो वह तुरंत अपने रूम से बाहर आती हैं और बड़े प्यार से बोलती हैं, अरे बच्चों, तुम लोग आज यहाँ बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, चलो आओ बैठो, वैसे क्या हालचाल है, सब कुछ ठीक है? वही वह जैसे ही रेहान को देखती है तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। वह पूछती है कि बच्चा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी और लाल क्यों दिख रही है? और तुम्हारा क्या हुलिया बना रखा है? तुम इतने अजीब से क्यों देख रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा कहकर वह उसके पास आ जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर देखती है कि कहीं इसे फीवर तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वही रेहान बोलता है, आंटी जी, वह हम यहाँ कुछ काम से आए थे। क्या आप बता सकती हैं कि एंजल कहाँ है? वही रेहान के मुंह से एंजल सुनकर राज जी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि रेहान उनकी बच्ची को कितना ज्यादा प्यार करता है और वह उसे हमेशा एंजल ही कहकर बुलाता है। लेकिन तभी अचानक से उनके होठों की मुस्कुराहट चली जाती है और उनके दिमाग में कुछ खटकता है, क्योंकि जब किया आई थी तो उसकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। वह एक माँ थी कि वह कैसे ना अपने बच्चे को पहचाने। वही रेहान की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ? क्या झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई या कोई गलतफहमी? ऐसा क्या हो गया? वह बोलती है कि क्या कोई बात है? तो रेहान बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब वह बोलती है कि नहीं, कोई बात है, क्योंकि जब किया आई थी तो उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ये सुनते ही रेहान के दिल में जोर से दर्द उठता है। क्या उसकी एंजल भी बहुत ज्यादा दर्द में थी? वह उस दर्द को कैसे नहीं महसूस कर सकता है? आखिर में उसी दर्द से तो इस वक्त वह खुद भी गुजर रहा है। तो वह घबराते हुए बोलता है, क्या वह ठीक है? वह कैसी है? वह कहाँ है? उसे इस तरह घबराता हुआ देखकर राजश्री जी को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। किया ने उनसे साफ साफ मना किया था कि वह कुछ ना बताएं। तो वह एक लंबी सांस लेती हैं और बोलती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह कहाँ है मुझे नहीं पता। उसने मुझे बस इतना कहा था कि वह कहीं दूर जाना चाहती है, यहाँ से बहुत दूर। उनकी बातों को सुनकर रेहान का दिल धक से रह जाता है। ऐसे लगता है जैसे मानो उसके शरीर से किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। क्या वह उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई?
क्या वह फिर से उसी तरह गायब हो जाएगी जैसे आज तक उसकी जिंदगी में रहा थी ही नहीं? क्या वह अब उसे कभी नहीं मिलेगी? क्या उसका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा? क्या होगा अगर वह उसे छोड़कर चली गई तो? नहीं नहीं, वह उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। वह उसकी सांसों में बसी है। वह तो उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता है। ये सब सोचते हुए वह बिल्कुल पत्थर सा हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें तो चल रही है, पर उसके अंदर जान ना हो। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर सबको समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वहीं राजश्री जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वह बोलती है, बच्चा क्या हुआ? मुझे भी तो कोई कुछ बताओ। आखिर में ये सब क्या हो रहा है? मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है? उन्हें इस तरह पैनिक करता देखकर मयंक उन्हें शांत कराता है और फिर सारी बात बता देता है और उन्हें वह वीडियो भी दिखाता है जिसे देखकर राजश्री जी का भी दिल धक से रह जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतना घटिया काम करेगी जिससे उनके बच्चे की जिंदगी एक ही पल में बिखर जाएगी। राजश्री जी भी क्या से मिली थी। वह कई बार इनके घर आ चुकी थी। वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा भोली और इनोसेंट दिखाती थी, जिस वजह से आज उन्हें उसकी इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा था। पर वह क्या कहें, उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि उनकी बच्ची इस वक्त कहाँ है। उनके होठों पर खामोशी थी, लेकिन उनकी आंखें बेचैन थी। वह समझ नहीं रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करें, कैसे अपने बच्चों की गलतफहमी को दूर करें, कैसे उनकी जिंदगी को फिर से नॉर्मल करें, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर में उनकी बच्ची कहाँ गई, कितने दिनों के लिए गई और कब लौटेगी। उन्हें याद आता है कि उसने कहा था उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जहां उसे सुकून मिलता है। यही सोचकर फिर उनका दिल थोड़ा सा राहत महसूस करता है कि अगर उसे सुकून मिलता है तो अभी उसे सुकून की बहुत जरूरत है, इसलिए कुछ वक्त के लिए वह वहीं रहे। उसके लिए वही ठीक है। ये सोचकर वह अपने दिल को तसल्ली देती हैं और रेहान से अब आगे कुछ नहीं बताती। वही रेहान जिसकी तो सारी उम्मीदें टूट गई थी, वह अपने लड़खड़ाते कदमों से वापस लौट जाता है। उसकी हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ओम और मयंक उसे अकेला नहीं छोड़ते और वह भी उसे लेकर उसके साथ ऑफिस लौट आते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रेहान को किया मिलेगी या किया उन सब से बहुत दूर जा चुकी है? और कारियारा का क्या करेगा रेहान? कारियारा को कौन सी सजा देगा? और क्यारा को जब ये पता चलेगा कि उसकी हरकत को सब जान चुके हैं तो वह खुद के बचाव के लिए क्या करेगी? एपिसोड 324। तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस तरह से किया रेहान को कारियारा के साथ देखती है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वह रेहान को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब आगे किया रेहान और अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए वहां से निकल जाती है। वह वहां से निकलकर सीधा मॉरिशस के लिए चली जाती है। यहाँ उसकी एक अलग दुनिया थी। यहाँ उसके ऐसे दोस्त थे जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ उसकी पहचान सरगम के नाम से थी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सरगम एक ऐसा नाम था जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। उसकी कंपनी में भी उसे किसी ने नहीं देखा था। बस कुछ गिने चुने लोग थे जो जानते थे कि सरगम कौन है। हाँ, लोग तो बस इतना ही जानते थे कि वह एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसकी आवाज शायद दुनिया की सबसे मधुर आवाज है। उसकी आवाज ऐसी थी कि वह सबको हिप्नोटाइज कर लेती थी। मॉरिशस ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में सरगम के गीत फेमस थे। और जब एक बार सरगम के सॉन्ग लॉन्च होते थे तो वह पूरे साल ट्रेंडिंग पर बने रहते थे। उसे कॉपी करने की बहुत से लोगों ने कोशिश की। बड़े बड़े से सिंगर उसे कॉपी करना चाहते थे, पर उसकी आवाज ऐसी थी कि कभी कोई उसे कॉपी नहीं कर सका।
उसकी आवाज में पता नहीं कौन सा जादू था जो लोगों को एक पल के लिए हिप्नोटाइज कर देता था। जब भी कोई उसकी आवाज में कोई भी गाना सुनता था तो वह अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता था। यहाँ तक कि इंडिया में भी सब उसके गाने के दीवाने थे। पर सरगम बस साल में 3 ही गाने लॉन्च करती थी और अपने गाने की म्यूजिक वह खुद ही बनती थी, जिस वजह से आज तक कोई भी उसे कॉपी नहीं कर पाया था। उसके फेमस होने का सबसे बड़ा कारण यही था। उसके ज्यादातर गाने दर्द भरे होते थे। ऐसा लगता था जैसे सरगम का और दर्द का जन्मों का नाता हो। बहुत ही कम गाने ऐसे होंगे जिसमें उसने खुशी व्यक्त किया होगा, वरना उसके सारे गाने इतने ज्यादा गहरे होते थे कि सभी के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ जाते थे जिसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल था। यही कारण था कि सभी उसके बहुत ही दीवाने थे। वही किया कि यहाँ आने से पहले ही उसकी मैनेजर बेला उसने पहले ही एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया था कि सरगम इस बार जल्दी ही अपने गाने लॉन्च करने वाली है। वही जैसे ही यह स्टेटमेंट मीडिया में आता है तो वह पब्लिक के लिए सर्च टॉपिक बन जाता है। चारों तरफ ये न्यूज़ सर्च करने लगी थी कि सरगम आ चुकी है और उसका गाना आने वाला है, पर यह कब आएगा इसका कोई डेट नहीं दिया गया था, जिस वजह से सारी पब्लिक बस एक ही कमेंट कर रही थी कि सरगम अपने गाने कब लॉन्च करने वाली है, प्लीज डेट बताए, प्लीज डेट बताए। चारों तरफ बस सर्च टॉपिक यही बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर रेहान पागलों की तरह बस किया को ढूंढ रहा था। मयंक और रेहान के सारे एजेंट किया की जानकारी निकालने में लगे हुए थे, पर उन्हें किया के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। वैसे भी मयंक और रेहान को अच्छे से पता था कि किया किस शख्सियत का नाम है। वह जब तक नहीं चाहेगी उसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं हासिल होगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वह एक टॉप नंबर की हैकर है। वह अपनी सारी जानकारी आसानी से छिपा सकती है। यहाँ तक कि उसके आने जाने की भी कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जिस रास्ते से वह गई थी वहां के सीसीटीवी कैमरे से उस टाइम की फुटेज भी डिलीट थी, जिसे कोई भी नहीं रिकवर कर सकता था। लेकिन रेहान के दिल को तसल्ली नहीं थी। वह अब भी अपनी पूरी ताकत किया को ढूंढने में लगा चुका था। उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था। वह अब तक इतना तो जान चुका था कि किया उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन वह कितनी बड़ी गलतफहमी की शिकार थी, रेहान को यह अच्छे से पता था। बस यही एक कारण था कि वह किया से मिलकर उस गलतफहमी को दूर करना चाहता था। भले ही किया उसे नापसंद करे, भले ही किया उसे छोड़ दे, उसकी जिंदगी में ना आए, पर वह उसकी आंखों के सामने रहे। वह उसे देखकर ही अपनी जिंदगी बिता सकता है। वह पूरी जिंदगी उसे देखकर ही जिंदा रह सकता है। लेकिन इस तरह उसका गायब हो जाना रेहान के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। वह बिल्कुल ही पागल हो चुका था। अब उसे दिन रात बस किया की ही याद सता रही थी। इस वजह से उसने अब शराब पीना भी शुरू कर दिया था। वहीं मयंक उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी था। ओम और शिवाय वह भी बहुत ज्यादा दुखी थे। वह लोग बार बार निया और ईशा से मिल रहे थे कि शायद उन्हें कोई जानकारी हो, पर उन लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उन लोगों ने तो ये भी साफ कर दिया था कि अगर किया नहीं चाहेगी तो उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। वही किया के जाने से उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान थे। बेचारी मिया, उसने तो रो रो कर अपना हाल ही बुरा कर लिया था, क्योंकि अब तक सारी बातें उन लोगों को भी पता चल चुकी थी। इस वक्त सबको कारियारा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही क्या तो अपनी अलग से ही खिचड़ी पकाने में लगी थी। अभी रेहान के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। क्या आज रेहान के घर गई हुई थी। वह दादा दादी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वही रेहान की माँ से भी अभी कुछ नहीं पता था, क्योंकि यह सारा रायता क्या ने ऐसे फैलाया था कि किसी को कानो कान कुछ खबर ना हो।
वहीं रेहान की बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो उसके घर वालों को नहीं पता रहती थी और रेहान उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था, इसलिए ये खबर भी उन तक नहीं पहुंच सकी थी। पर रेहान को नहीं पता था कि कार्यारा उसके घर में है। कार्यारा को अच्छे से पता था कि रेहान कहीं बाहर अगर उसे मिल गया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर वह उसके घर में बैठी रही तो शायद वह बच सकती है। वह उसके बचपन की दोस्त थी और रेहान के मम्मी पापा के दोस्त की बेटी थी। इस वजह से उनके साथ उसका रिश्ता अच्छा था। वह लोग भी जब देखते हैं कि क्या विदेश से वापस आ चुकी है अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो उन्हें भी लगता है कि शायद कारा उनसे मिलने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने यहाँ आई है। वह लोग भी खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं और उसे अपने घर कुछ दिन रुकने के लिए कहते हैं। कार्यारा के लिए भी यह एक अच्छा मौका था। वह वहां रुक जाती है और सोचती है कि इस बीच वह रेहान के मम्मी पापा को अच्छे से इम्प्रेस कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कार्यारा यहाँ चुप कर बैठी रहेगी और रेहान को उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, और जब रेहान को पता चलेगा कि वह घटिया लड़की उसके घर में ही छुप कर बैठी है तो वह उसके साथ क्या करेगा? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 325। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे कार्यारा खुद को छुपाने के लिए रेहान के घर आकर बैठ जाती है, और जब उसकी माँ उसे रुकने के लिए बोलता है तो वह आराम से मनीष जी की बातों को मान जाती है। अब आगे वहीं वह मनीषा जी के आगे पीछे घूम घूम कर उनके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वह सोचती थी कि वह उनकी फेवरेट है, लेकिन ये सब पहले था। उसे नहीं पता था कि मनीषा जी तो खुद ही किया को अपने बेटे के लिए पसंद कर चुकी थी, और वही दादा दादी जो किया को हद से ज्यादा चाहते थे, और दादाजी तो उसके एहसान तलों ही दबे थे क्योंकि किया ने उनकी जिंदगी बचाई थी। कि इस वजह से वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि कार्यारा उनकी बहू बने, और वैसे भी उन्हें कार्यारा की आंखों में लालच और चापलूसी साफ साफ दिखाई देती थी। वह पहले से ही कार्यारा के खिलाफ थे। कार्यारा इस वक्त हाल में बैठी हुई थी और वहीं उसके दूसरी साइड मनीषा जी बैठकर उससे बातें कर रही थी। वह बोलती है कि बेटा, तुम इतने दिनों तक बाहर रही हो तो यकीनन तुमने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, और अब आगे क्या करने का इरादा है? तो वह हंसते हुए बोलती है कि आंटी, मैं अब पापा के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगी। आखिर में ये सारा बिजनेस मेरा ही तो है, और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए मुझे काबिल तो बनना ही होगा। इसीलिए मैं लंदन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ कि अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर कर सकूं, और पापा ने जल्दी ही यह सभी के सामने अनाउंस करने वाले हैं कि वह जल्दी ही मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बनाने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम तक मैं उनके साथ रहकर यहाँ उनका बिजनेस समझूंगी। तो मनीषा जी भी हंसते हुए कहती हैं कि हाँ बच्चा, तुम ठीक बोल रही हो, और मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी काबिल हो गई हो और कितनी ज्यादा बुद्धिमान भी हो गई हो, वरना पहले तो तुम बात पर नादानी करती थी, और तुम्हारी यह नादानियां हमें बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती हैं। वही क्या अपनी बारे में ऐसी बातें सुनकर थोड़ा उसे बुरा लगता है। वह कब नादानियां करती थी? उसे तो अपनी जिद, अपनी हट सब कुछ अच्छा ही लगता था, इसलिए उसे तो कभी महसूस ही नहीं होता था कि उसने कभी नादानियां भी की है। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी और मुस्कुराते हुए वह उनसे और भी बातें करने लगती हैं। तभी दादा और दादी जी वहां आते हैं। वह कार्यारा को वहां देखकर बोलते हैं कि वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम कल से ही यहाँ हो। क्या तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करने वाली हो? तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए? पर मैं तो कल से ही देख रहा हूँ तुम यहाँ आराम से पड़ी हुई हो। कोई भी मेहनती बच्चा ऐसे अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता है। हर इंसान का टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती होता है।
मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसका एक एक मिनट भी कीमती होता है। वो बिना किसी खास कारण के एक मिनट भी अपना नहीं बर्बाद करती है। यहाँ तक कि उसे हम मिलने के लिए महीनों रिक्वेस्ट करते रहते हैं, पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह हमसे भी मिल सके। वो सच में बहुत ही ज्यादा स्पेसियस है। वो इतनी छोटी सी उम्र में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बड़े से बड़े टैलेंट वाला इंसान भी पहुंचने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दे, लेकिन वह बहुत ही छोटी उम्र में वहां तक पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में उसका नाम चलता है। ऐसा कौन सा देश होगा जो उसे नहीं जानता होगा। वह इतनी ज्यादा कामयाब है। वही दादाजी की बातों को सुनकर कारियारा को गुस्सा आ रहा था कि दादाजी व्यर्थ में ही किसी की ऐसी बड़ाई कर रहे हैं। भला ऐसा कौन हो सकता है कि जो इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर ले। आखिर में वह भी तो इतने बड़े बिजनेस टिकून थे और उन्हें ये कामयाबी हासिल करने में उनका बुढ़ापा तक आ गया है, तो वह कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि दादाजी, छोटी मोटी उपलब्धि हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ। इस वजह से मैं यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहूंगी। तो दादाजी बोलते हैं कि छोटी मोटी उपलब्धि क्या होती है। छोटी मोटी उपलब्धि तो उसके लिए इस दुनिया में सर्वाइव भी नहीं करती है। वह तुम्हारी कल्पना के भी परे है। तुम्हें नहीं पता है कि वह कौन है, वह कैसी हस्ती है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वह अपनी बहू के लिए बिल्कुल भी किसी के मुंह से उसका अपमान नहीं सुन सकते थे। वह कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है उस बच्ची के बारे में। वह महज 17-18 साल की है, पर वह पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखती है। उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट है कि वह चाहे तो एक ही पल में किसी को बर्बाद कर सकती है और किसी को आबाद कर सकती है। यहाँ तक कि वह एक देश की इकोनॉमी भी कंट्रोल करने की ताकत रखती है, और तुम बोल रही हो ये छोटी मोटी उपलब्धि है। वही दादा के मुंह से इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर और इतने बड़ी बातों को सुनकर कारियारा का तो मुंह ही खुला रह जाता है। क्या किसी के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है? तो वह सच में कोई भगवान ही होगा, क्योंकि इंसानों के अंदर तो इतना टैलेंट नहीं होता है। तो वह सोचती है कि शायद दादाजी कभी किसी ऐसे शख्स से मिले होंगे जिसके बारे में वह आज बोल रहे हैं। उसे तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि वह ये सब किया के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने यहाँ एक मिनट एक बार के लिए भी किया का नाम नहीं यूज किया था। और वैसे भी क्या उसके सामने क्या थी जो वह उसके सामने कोई सफाई देते अपनी बहू के लिए। वह दादाजी बिना क्यारा को अब कुछ बोले अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं जब क्यारा देखती है कि दादाजी जा रहे हैं तो वह जल्दी से दादाजी से बोलती है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी अभी तो आए हैं, बैठिए ना, थोड़ी बातें करते हैं। वही दादाजी को इस तरह बातने लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और क्या कहारा उनकी उम्र की थी जो उनके साथ बैठकर वह बातें करेंगे। वह बोलते हैं, छोटी लड़की, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ और मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ बातें करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि वही क्या दादाजी की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए डर जाती है। क्या उसने कुछ गलत कह दिया? उसे अब भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह कितने बड़े आदमी से यह बोल रही है कि वह उनके साथ बैठकर बच्चों की तरह बातें करें। क्या कभी उनकी बहू ने ऐसा बोला है? वह कितनी ज्यादा समझदार थी, यहाँ तक कि दादा खुद उसके साथ बैठकर बातें करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत कम बोलती थी और कभी भी इतना टाइम नहीं होता था उसके पास कि वह उनके साथ बैठकर 2-4 बातें कर ले। दादाजी तो बस उसके साथ बैठकर बातें करने के लिए तरसते रह जाते थे। और यहाँ ये घटिया लड़की जो देखो इन लोगों को फंसाने के चक्कर में यहाँ आकर बैठ गई है और कह रही है कि उनके साथ बैठकर बातें करें।
वही दादी जी उनके गुस्से को देखकर बोलती हैं, अजी शांत हो जाए, आपको बुढ़ापा आ गया है। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो आपका बीपी लो हो जाएगा और आप जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे। वही अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह उन्हें घूर कर देखते हैं और बोलते हैं कि सुरु तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ पता है? मैं अभी इतना जवान हूँ कि अगर मैं शादी करने जाऊँ तो मेरी दूसरी शादी हो जाए और तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो। वही वह उनकी पत्नी का नाम सरस्वती है जिन्हें वह प्यार से शुरू बुलाते हैं। जैसे ही सरस्वती अपने पति के मुंह से यह बात सुनती है तो वह मुंह खोले उन्हें देखने लगती है और बोलती है, बूढ़ा कहीं का, तू अब बुढ़ापे में दूसरी शादी करने वाला है। मुझे पहले ही पता होता तो तुझे छोड़कर मैं पहले ही भाग जाती और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढती जो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहता। वही अपनी पत्नी के मुंह से उन्हें छोड़ने की बात सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें घूरते हुए बोलते हैं कि बुढ़िया, तू इस बुढ़ापे में मुझे छोड़ने की बात कह रही है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ने की बात कहने की, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे आदमी को अपने साथ जोड़ने की? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वह उनका हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। वही वहां ये बैठे ये सब लोग सारा नजारा देख रहे थे। मनीषा जी को तो अपने सास ससुर पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि यह इन दोनों का हमेशा का था। जब भी दादी जी उन्हें चिढ़ाने के लिए किसी और के साथ अपना नाम जोड़ती थी तो दादाजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि वह अपना गुस्सा ही नहीं कंट्रोल कर पाते थे। और वही अब दादी जी की तो खैर नहीं थी। और वही दादी जी जो कि हर बात दादाजी दूसरी शादी करने को बोलते तो उनको आग लग जाती थी और वह गुस्से में उन्हें छेड़ने लगती थी और इसका नतीजा ये होता था कि वह दोनों आपस में एक दूसरे को ही परेशान करने लगते थे। वही कार्यारा तो ये सब नजारा अपना मुंह फाड़े देख रही थी कि अभी अभी दादाजी कैसे उससे बात कर रहे थे और अब देखो कैसे बात कर रहे हैं। यानी दादाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि वह कैसे दादाजी को कटाए जिससे कि दादाजी उसके खिलाफ ना हो। अगर दादाजी उसके खिलाफ रहे तो वह कभी भी रेहान से शादी नहीं कर पाएगी। वही मनीषा जी हंसते हुए बोलती हैं कि यह लोग अभी भी बच्चे हैं। तब जाके कैरा का ध्यान टूटता है और वह भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ वह दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। एक दूसरे से इस तरह लड़ते उनकी लाइफ कितनी ही अच्छी चल रही है। मनीषा जी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि कार्यारा को अभी भी बात करने का थोड़ा भी तरीका नहीं पता था। वह क्या कह गई यह नहीं समझ पाई थी। वही मनीषा जी तो उसकी बातों को इग्नोर करती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि क्या को अभी भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वही कैरा बोलती है कि आंटी चलिए हम कहीं शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो मनीषा जी बोलती है कि नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती हूँ। पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं कहीं ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। मनीषा जी को अच्छे से पता था कि बाहर उनकी जान को खतरा है और वह कार्यारा से क्या कह के झूठ बोले। उनसे झूठ बोलते भी नहीं बन रहा था। वही क्यारा सोचती है कि किस तरह से वह उसे मना कर रही हैं। इस वक्त क्या को मनीषा जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराकर बोलती है कि ओ आंटी आपकी तबीयत खराब थी, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वैसे अब आप ठीक है कि नहीं? आप कहें तो मैं आपकी दवाई के लिए इंतजाम कर सकती हूँ। मेरे विदेश में बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनकी फैमिली मेडिकल फील्ड में है, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी दवाएं और डॉक्टर का इंतजाम कर सकती हूँ। तो वही मनीषा जी बोलती है कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब पहले से बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी अभी मुझे जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वह दुनिया का बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मुझे अब किसी और डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। उसकी बातों को सुनकर कैरा का मुंह बन जाता है।
वो कहती है कि भला दुनिया का इतना बड़ा डॉक्टर कौन है जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है। वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे तो बस पूछना था, सो मैंने पूछ लिया। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। वह दिल से नहीं चाहती थी कि सच में वह इन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम सहे, लेकिन जब आगे से ही उन्होंने मना कर दिया तो ये तो उसके लिए अच्छी बात थी। भला उसे आगे से मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है। वही कैरा बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाई थी। कल यह मेरे पास डिलीवर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यह आज सुबह सुबह ही लेने गई थी। इतना कहकर वह अपनी पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और वह मनीषा जी के आगे कर देती है। तो मनीषा जी बोलती है कि बेटा इसकी क्या जरूरत है, और तुम इतनी छोटी हो, मुझे क्यों गिफ्ट दे रही हो। यह अच्छा नहीं लगता है कि तुम इतनी छोटी होकर मुझे गिफ्ट दो। तो वह प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे आंटी जी इसमें क्या बात है, आखिर में मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, और क्या एक बेटी अपनी माँ के लिए कुछ अपनी पसंद से नहीं ला सकती है। वही आज पहली बार मनीषा जी को क्या के लिए खुद की बेटी की जगह देना पहली बार उन्हें अजीब सा लग रहा था। पहले भी क्यारा ऐसा बोलती थी पर उन्हें कभी ऐसा नहीं महसूस होता था, पर पता नहीं क्यों आज उन्हें बड़ा अजीब लगा। वह मुस्कुराकर बोली अरे ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बड़े ही प्यार से उस गिफ्ट को मनीषा जी के आगे कर देती है। तो मनीषा जी उस गिफ्ट को ना चाहते हुए भी अपने हाथों में ले लेती हैं, पर अभी उसे खोलकर देखने का उनका कोई इरादा नहीं था। क्यारा जब देखती है कि मनीषा जी उस गिफ्ट को नहीं देख रही है तो वह सोचती है कि आखिर में यह औरत इसे देख क्यों नहीं रही है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है आंटी एक बार इस गिफ्ट को खोल कर देखिए ना कि इसके अंदर क्या है। क्या आपको इसे देखने की उत्सुकता नहीं हो रही है। वही मनीषा जी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वह क्या का दिल रखने के लिए उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक छोटा सा पिंक डायमंड था जिसे क्यारा ने बहुत सारा पैसा देकर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खरीदा था। पर यह मनीषा जी के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि किया जब उनसे मिलने आई थी तो उसने एक बहुत ही बड़ा पिंक डायमंड और एक ग्रीन डायमंड उन्हें गिफ्ट में दिया था, जो कि इससे कई गुना ज्यादा बड़ा था और जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा कीमती था। तो यह उसके आगे उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, शायद ये पहले क्यारा ने दिया होता तो शायद इसका महत्व कुछ और होता, लेकिन अब ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए मनीषा जी को कोई खुशी नहीं होती। वो मुस्कुराकर कहती हैं हाँ बेटा ये बहुत अच्छा है। वही जब उसके मुंह से बहुत अच्छा सुनती है तो क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने मनीषा जी को इम्प्रेस कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मनीषा जी इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। वह इस वक्त क्या मंसूबे से बिल्कुल अनजान थी। अगर उन्हें हकीकत पता चला तो वह भी अपने वक्त की एक अच्छी माफिया डॉन थी। वह क्या को ऐसा सबक सिखाती कि वह जिंदगी में कभी भूल नहीं पाती। वही दूसरी ओर किया मॉरिशस में अपने विला पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर लेने उसे उसके बहुत से गार्ड गए हुए थे। उसने बेला को साफ साफ मना कर दिया था कि वह एयरपोर्ट पर उसे लेने न आए, क्योंकि अगर वह आई तो लोग उसे पहचान सकते हैं और फिर अभी से ही उसके लिए मुसीबत शुरू हो जाएगी। वही बेला बहुत ही बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रही थी। किया ने पहले ही मना किया था कि अपने और दोस्तों को उसके बारे में अभी कुछ ना बताए, क्योंकि अभी उसे रिलैक्स करना है, और बेला भी अच्छे से जानती थी कि शायद किया किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि किया ने पहले उसे मना किया था अभी आने के लिए, लेकिन अचानक ही उसने कल फोन किया और वह आज ही यहाँ आ पहुंची। यानी जब उसने फोन किया तो वह तुरंत ही वहां से निकल चुकी थी। तो क्या बात हो सकती है। बेला बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। भले ही बेला उम्र में किया से बड़ी थी, लेकिन वह किया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बेला एक साधारण सी लड़की हुआ करती थी,
हालांकि वह भी इंडिया से ही थी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली वही मॉरिशस में ही रहता था। उन लोगों का एक कसिनो था जिसे कुछ लोगों ने उन लोगों से जुए में फराड करके जीत लिया था और उससे उसका कब्जा भी ले लिया था। वह लोग सड़क पर आ गए थे, लेकिन फिर भी वह लोग किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वह लोग बार बार उसे परेशान करना शुरू कर दिए थे। और एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई जब वह लोग किया बेला को किडनैप कर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। उस वक्त वहां पर किया पहुंच गई। वह देखने में बहुत ही छोटी और प्यारी सी मासूम सी बच्ची लग रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने उन गुंडों को मारा था, ये देखकर तो बेला की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और उसी वक्त से बेला ने डिसाइड किया था कि वह हमेशा इस बच्ची के साथ रहेगी और खुद को इतना काबिल बनाएगी कि वह इसे भी प्रोटेक्ट करेगी। जैसे आज उसने बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए इतने खतरनाक लोगों के सामने आकर उसकी जिंदगी को बचाया और इतने खतरनाक गैंगस्टर से पंगा लिया। उसे पता था कि आगे अब किया के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किया किस चीज का नाम है। उसके लिए प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं होने वाली थी। वही बेला को नहीं पता था कि अब तक उन्हें जो परेशान कर रहा था वह कौन है। बाद में किया ने ही सारी सच्चाई उसके सामने लाई थी कि वह उसके पिता के सौतेले भाई थे जो उनसे सारी प्रॉपर्टी छीनकर उन्हें जान से मारना चाहते थे। और अगर किया उनकी जिंदगी में ना आती तो शायद कुछ दिनों बाद उनकी मौत भी हो जाती। इसलिए किया उनकी सेवियर थी और बेला उसके साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल थी। किया भी उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी। वही अब उनका वह धंधा बंद हो गया था। किया ने ही उन लोगों को काम दिया था। किया बहुत अच्छा गाती थी। एक बार बहुत उदास थी और वह वही समुद्र के किनारे बैठकर अपना दिल बहलाने के लिए एक गाना गा रही थी, जिसे सुनकर बेला बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वही कुछ कुछ दूरी पर खड़े लोग भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इतनी छोटी बच्ची की आवाज इतनी मीठी थी, उसका गाना सभी के दिलों में उतर गया था। तभी मेला ने उसे सजेस्ट किया था कि वह सिंगिंग करे। उसे नहीं पता था कि किया की असली सच्चाई क्या है। उसे लगा कि शायद किया अभी बेरोजगार ही है, लेकिन किया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बेला लगातार उसके पीछे पड़ी रही और फिर अंत में किया थक हार कर उसके लिए हाँ कह दी। बेला ने पहले ही कहा था वह सारी जिम्मेदारी उठाएगी, उसे कुछ नहीं करना होगा, बस उसे वह गाना गा कर दे। लेकिन किया ने उसे पहले ही कह दिया था कि वह 2 से 3 गाना ही साल में गाएगी, उसके पास टाइम नहीं है। जब बेला ने ये सुना कि उसके पास टाइम नहीं है तो उसे थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उसे पता चला कि किया की असली आइडेंटिटी क्या है। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ था। वही बेला अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और किया जब से उनकी जिंदगी में आई थी, उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। अब उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि किया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह उनकी हर तरह से मदद करती थी। यही कारण था कि बेला के माँ बाप किया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया करते थे। वही दूसरी ओर अब बेला भी खुद को किया के तरह ही ताकतवर बनाना चाहती थी, तो वह भी किया से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी थी और धीरे धीरे वह भी किया की तरह सभी चीजों में एक्सपर्ट हो गई और उसने एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग कर खुद को इस काबिल बना लिया कि वह किया को प्रोटेक्ट कर सके और किया के बिजनेस के उसकी हेल्प कर सके। वही जैसे ही किया अपने बेला पहुंचती है तो बेला उसे देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वह दौड़कर जाकर उसके गले लग जाती है। वह इतनी ज्यादा फोर्स से उसके गले लगी थी कि अगर किया खुद को ना संभालती तो वह दोनों अभी जमीन पर गिरी होती। वही किया उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और वह कहती है कि यह क्या हरकत है, क्या तुम मुझे मारने वाली थी?
वही किया कि ऐसी बातों को सुनकर बेला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं मेरी जान, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ, तुझे देखकर तो मैं खुद ही जिंदा रहती हूँ। इतना बोलकर वह उसके गालों को चूम लेती है। वही बेला की यह हरकत किया को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन बेला को पता नहीं क्यों उसके गाल बहुत ही अच्छे लगते थे और किया उसे इतनी प्यारी बच्ची लगती थी कि वह खुद को नहीं रोक पाती थी। हालांकि बेला किया से ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे बड़ी थी। वह किसी न किसी बहाने किया के गालों में किस कर देती थी, जिस वजह से किया उसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह से नजदीक आए, लेकिन बेला बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और जब तक पिया यहाँ रहती थी, बेला उसका सभी कामों का ध्यान रखती, यहाँ तक कि उसे खिलाना, पिलाना और सुलाना तक वह अपनी जिम्मेदारी समझती थी। यही कारण था कि किया उसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। वही बेला के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वह किया को देखकर बोलती है कि आखिर में मेरी जान को मेरी याद आ ही गई। शांति हो, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम कितने सालों बाद मेरे से मिलने यहाँ आ रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कितनी नाइंसाफी करती हो? वही किया उसे देखकर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द था और उसे कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा था। वह अब भी खामोश थी। बेला उसके हाव भाव को अच्छे से समझ जाती थी। इतने दिनों से उसके साथ रहते रहते अब वह उससे अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। वह जान गई कि यह जरूर किसी प्रॉब्लम में है। वह शायद बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में होती तो अब तक वह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी होती। वही किया शांति से जाकर सोफे पर बैठ जाती है और सोफे पे अपना सर टेक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है तो फिर से उसकी आंखों के सामने रेहान और कैरा का गला लगना उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि वह इस नजारे को बार बार नहीं देखना चाहती थी। आज पहली बार कुछ ऐसा था जो उसे इतना परेशान कर रहा था। वह खुद से इतनी ज्यादा नाराज थी कि वह क्यों रेहान को अपनी जिंदगी में लाई, वरना कभी भी कोई भी बात उसे इतनी मुसीबत में नहीं डालती थी। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसे परेशान कर सकती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके दिमाग में बार बार एक ही बात रिपीट हो रही थी। इसलिए वह खुद से ज्यादा नाराज थी। उसने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था कि कभी वह किसी भी चीज को इतनी देर तक नहीं सोच सकती थी। लेकिन आज उसके दिमाग में रेहान पूरी तरह से बस चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों रेहान को अपनी जिंदगी में लाया और क्यों कमजोर हुई। लेकिन ठीक है, अब वक्त रहते उसे सब कुछ समझ आ गया है, तो वह अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। वह किसी के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग नहीं लाएगी जिससे वह कमजोर हो। उसने पहले ही अपनी जिंदगी को इस तरह बना रखा था कि उसके दिल में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रहती थी, जिस वजह से वह अब तक की अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकती थी। लेकिन आज ये फीलिंग उसे बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा रही थी। वही उसे इतना शांत देखकर बेला से रहा नहीं जाता। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि यह मेरी जान, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। वही किया उसकी ओर देखती है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। तो बेला अच्छे से समझ जाती है कि किया का कुछ भी बताने का मन नहीं है। शायद बात कुछ ऐसी है जो उसे बताया नहीं जा सकता, वरना किया उसे जरूर बता देती है। वैसे भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो किया उसे खुद ही फेस करती थी। वह अपने दोस्तों पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देती थी। कोई प्रॉब्लम उन तक पहुंचे उससे पहले ही किया उसे दूर कर देती थी। बेला एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। चलो तुम चलकर फ्रेश हो और थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ भेजती हूँ।
वहीं उसकी बातों को सुनकर किया चुपचाप अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। बेला ने पहले ही उसके रूम में पूरा इंतजाम कर दिया था। किया सीधा जाती है और फ्रेश होती है, फिर अपने कपड़े चेंज कर बेड पर आकर लेट जाती है। फिलहाल वह थकी हुई थी। वह इतना ज्यादा कभी नहीं थकती थी, लेकिन अब उसका माइंड ही डिस्टर्ब था, जिस वजह से वह खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी। और वह कितने घंटों से सोई भी तो नहीं थी। पिछली रात भी वह अपने प्लान को एग्जिट करने की वजह से सो नहीं पाई थी और फिर यह सब कुछ हो गया। इसलिए अब उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए था। वह अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है, क्योंकि अब उसने खुद को शांत कर लिया था। वहीं थोड़ी देर में बेला अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर आती है तो देखती है कि किया सो चुकी थी। वह उसके पास जाती है और उसे छूकर देखती है कि सच में वह गहरी नींद में जा चुकी थी। तो बेला सोचती है कि वह उसे नहीं उठा सकती है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब वह आराम से सो पाती हो। उसे उसके बारे में सब कुछ पता था, तो वह उसे आराम से ब्लैंकेट उड़ा देती है और फिर कमरे का टेम्परेचर सेट करके खाना को उसी तरह लेकर वापस चली जाती है। जब किया उठेगी तो वह उसे दोबारा से बनाकर खिला सकती है। चाहे तो वह दिन भर उसके लिए ये काम कर सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं एयरपोर्ट पर जब किया उतरी थी और वह अपने गार्ड के साथ अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी प्रणव ने उसे देख लिया था, पर उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, इसलिए वह उसे ठीक से नहीं पहचान सका था, जिससे वह ये नहीं समझ पाया था कि यह कौन है। लेकिन जैसे ही वह उन गार्डों को देखता है तो उसे पहचानने में 1 मिनट भी देर नहीं लगती है कि यह गार्ड तो उन्हीं के गार्ड हैं, क्योंकि उनके ड्रेस पर लगा हुआ लोगो उनका ही लोगो था। तो वह तुरंत समझ जाता है कि यह उसका कोई वहम नहीं है, ये सच में ही किया है। वह भागकर उसके पास जाता, लेकिन इससे पहले ही किया बैठकर वहां से जा चुकी थी और वही बेला ने पहले ही उसे बताया था कि किया आने वाली है, लेकिन अभी उसे आने में वक्त लगेगा। पर किया इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। प्रणव भी किया का फ्रेंड था। वो यहाँ बेला के साथ ही उसकी कंपनी में काम करता था और उसकी कंपनी की देखरेख करता था, और उसके और भी बहुत से फ्रेंड थे जो आपको आगे बताएंगे। प्रणव भी इंडियन था। वह अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ आया हुआ था और यही उसकी मुलाकात किया से हो गई थी और किया ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया था। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। किया को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी और वह दिल का भी बहुत ही साफ और सच्चा था, जिस वजह से किया ने उसे अपने साथ रख लिया था। प्रणव भी किया को बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही मानता था और किया का रवैया भी उसके साथ एम्प्लॉय और बास का ना होकर बहन भाई जैसा था। वही प्रणव जल्दी ही अपने दोस्तों के पास ग्रुप मैसेज करता है कि उनके किया यहाँ आ गई है, यानी सरगम यहाँ आ गई है। जो सरगम की हकीकत जानता था, वह उनके बहुत ही खास दोस्त थे। ये वही लोग थे जिन्हें सरगम के बारे में पता था कि किया ही सरगम है। जैसे ही वह लोग ये मैसेज देखते हैं तो वह तुरंत ही खुशी खुशी अपने घर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वही किया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लगभग आधे घंटे बाद हाल में एक लड़की और 3 लड़के बैठे हुए थे। ये और कोई नहीं, ये किया के दोस्त थे। मम्मी अभी ठंडा हो। पहला प्रणव था, दूसरा जेनी, यह एक लड़की थी, तीसरा रियो और चौथा वेन। रियो यहाँ के मिनिस्टर का बेटा था और वेन और जेनी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। वो सब किया के साथ उसकी ही कंपनी में काम करते थे। इनकी भी मुलाकात एक इत्तेफाक से हुई थी और उन्हें किया बहुत प्यारी लगी थी। किया ने इनकी भी मदद की थी, जिस वजह से वह किया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए।
दिनों तक वह किया के पीछे उससे दोस्ती करने के चक्कर में पड़े रहे। अंत में थक हार कर किया ने उनके साथ दोस्ती की और फिर बाद में ये किया की ही सिंगिंग कंपनी में काम करने लगे। इन सब को किया की आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी और धीरे धीरे इन्हें भी किया की आइडेंटिटी के बारे में पता चला। हालांकि यह कि सारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जितना भी जानते थे उससे इन्हें ये तो पता था कि उनके सामने खड़ी ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उनके सामने जो लड़की थी कोई आम लड़की नहीं थी, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से वह उनसे और ज्यादा दोस्ती करने के लिए परेशान हो गए थे और अंत में उन्होंने उसकी दोस्ती हासिल कर ली थी। वह किया के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे और जब उन लोगों को पता चला कि किया आ चुकी है तो वह बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से वह कैसे भी भागते हुए यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन जब वह यहाँ आते हैं तो बेला उन्हें बताती है कि किया अभी आराम कर रही है और शायद वह परेशान है, इसलिए वह बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और बेला ने उन्हें खास हिदायत देकर डांट कर यहाँ बैठा दिया था, जिस वजह से उन लोगों का मुंह बना हुआ था और वह किया का इंतजार कर रहे थे। ये वक्त उनसे बीत नहीं रहा था। वही किया इन सब बातों से अनजान आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान को किया के बारे में कुछ भी पता चलेगा कि किया कहाँ है? और उसके दोस्त जब किया से मिलेंगे तो किया उन्हें देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि वह अभी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को उसके बारे में पता चले। लेकिन यहाँ उन्हें पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था और वहीं उसके दोस्त वह किया के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि किया उनसे क्यों झूठ बोल रही थी, क्या उसके लिए ये लोग मायने नहीं रखते हैं। तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।